Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss the challenges and roadblocks for local and global sustainability. यानी लोकल या फिर ग्लोबल लेवल पे हम जो सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट हो वो स्टेबल मैनर में हो, हमारी इन्वायरमेंट फर्दर डिटेरियोरेट होने से बच सके। तो इस गोल को, इस पर्पस को अचीव करने में हमारे सामने कौन से चैलेंजेस हैं, किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो हम स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हमारी जो इन्वायरमेंट के हवाले से सोच स्टार्ट हुई, इसको कंसिडर किया गया एज एन एलिमेंट ऑफ कंसर्न, ये स्टार्ट हुई थी स्टॉकहोम में कन्वेंशन के बाद, और उसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ज़िक्र किया गया, और जो कि बेटर एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ अभी की जनरेशन के लिए बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। एनवायरनमेंट को एक बेहतर हालत में उन तक ट्रांसफ़र करने के लिए हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होगा। कौन सी एक्टिविटीज़ को? जो पोल्यूशन वाली एक्टिविटीज़, हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जो पोल्यूशन जनरेट कर रही हैं, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रही हैं, उन्हें हमें कंट्रोल करना होगा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस, इस कन्वेंशन के बाद भी कोई ऐसे प्रिंसिपल कमिटमेंट्स या एग्रीमेंट्स पे हम इकट्ठे नहीं हो सके कि जिनकी बुनियाद पे हम लोकली ऐसी एफर्ट्स पुट करें जो कि एनवायरनमेंट को बड़े डैमेज से, जो आजकल हो रहा है, उससे प्रोटेक्ट कर सकें। हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, इसे बहुत सी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट भी किया और इससे फर्दर स्टडी भी किया डिफरेंट लेवल्स पे, ना सिर्फ इकोनॉमिक सोशल बल्कि एनवायरमेंटल लेवल पर भी। और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की इसके बाद ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जितनी उनमें कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेप्स लें इस एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल लेवल पे। और इसके साथ साथ जिनकी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, उन्हें चाहिए कि प्रॉपर मॉनिटरिंग और डायग्नोसिस करें कि किस तरह से हम आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी, और इसके अलावा प्रोग्रामेटिक प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली हैंडल किया जा सके, कैरी ऑन किया जा सके। हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह में जो प्रॉब्लम्स मेन हैं वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि हमने ज़िक्र किया। उनके एग्जांपल्स ये हैं कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रही है, यानी जिसे हम डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्पीशीज़ लॉस हो रहा है, स्पीशीज़ अपना हैबिटेट खो रही हैं, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन कहते हैं। जब हमारे पास स्पीशी लॉस होता है, स्पेशली वेजिटेशन कवर का लॉस होता है, तो हमारी सॉइल जो है वो भी अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं रह पाती, बल्कि उसकी इरोजन स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास इरोडेड मटेरियल जब हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में जाता है, तो उससे भी फिशेस में क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। और भी हमारे पास अनचेक्ड डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटेरियल जो डाला जाता है वाटर में, एक्वाटिक बॉडीज़ में, वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, जिससे हमारे पास पूरा फ्लोरा एंड फौना डिस्टर्ब हो रहा है एक्वाटिक। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हमारी एयर को भी पोल्यूट कर रही हैं। और डेंजरस अनप्रोसेस्ड वेस्ट जो हमारी इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ मीन्स से आ रहा है, स्पेशली एंथ्रोपोजेनिक मीन्स से आ रहा है, वो भी काफ़ी अलार्मिंग रेट पर है। अब हमारे पास जो एडवांसेस हम कर रहे हैं उसमें किन चीज़ों की कमी है, क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो यही कि हमारे पास इंटरनेशनल कॉपरेशंस जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट लेवल पे नहीं हो रही, और हमारे पास प्रेजेंट एजेंडाज़ को, जो कि अभी हमें फ़ायदा दे सकते हैं, वक्ती तौर पर हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हमारी इन्वायरमेंट को बाद तक के लिए डैमेज कर सकते हैं, हम उन्हीं एजेंडाज़ को अभी भी लेकर चल रहे हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने में मिल रहा है। देन जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है टेक्नोलॉजी यूज़ का, और इसी तरह से फिर हेल्दी जो हमारे पास अप्रोचेस हैं उन्हें अडॉप्ट नहीं किया जा रहा टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से या इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। अब हमारे पास जो करंट इंटरनेशनल कंटेक्स्ट है उसमें बात की जाए, तो कुछ इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं हमारी इन्वायरमेंट में के जो कि काम कर रहे हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट्री पैनल। ये हमारी इन्हीं रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन के लिए ये कन्वेंशंस की गई, लेकिन इनमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसा कि इनमें क्वांटिटेटिव टारगेट्स नहीं सेट किए गए थे। जब किसी चीज़ का क्वांटिटेटिव टारगेट सेट किया जाता है, यानी प्रॉपर एक लिमिट रखी जाती है, फॉर एग्जांपल एक हम एम्बिएंट एयर क्वालिटी अचीव करना चाह रहे हैं, एक स्टेबल स्टैंडर्ड क्वालिटी रखना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे सिटीजन्स की हेल्थ इफेक्ट ना हो, वो इजीली बग़ैर हेल्थ प्रॉब्लम्स के सर्वाइव कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एनवायरनमेंट में, एयर में स्पेशली पोल्यूटेंट्स की अमाउंट को रिड्यूस करना होगा। और ऐसा हम कब कर सकेंगे? जब हम अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से जब अपन क्वांटिटेटिव टारगेट सेट करेंगे, तो उससे हम प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी रखेंगे, मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि क्या हम उसे अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, या फर्दर हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसे अचीव करने के लिए। तो ये हमारे पास लैक कर रहे थे ये क्वांटिटेटिव टारगेट्स।
नहीं थे, इनका ना होना बेसिकली जो है कोई प्रॉपर हम जिसकी वजह से जो है वाइज़ या इफ़ेक्टिव इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे। सेकेंडली हमारे पास जो कन्वेंशंस हैं इनमें साइनर्जीज़ नहीं थी। साइनर्जीज़ होता है कि जब एक एजेंडा पे मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस मिल के काम करती हैं तो सरप्लस इफ़ेक्ट ज़्यादा बेहतर होता है बजाय ये कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ एजेंडाज़ पे सेपरेटली काम करें। तो यही साइनर्जीज़ जो थी मतलब जो कोऑर्डिनेशन थी वो मिसिंग थी। इसके अलावा बायसेस इन सम एजेंडाज़, हर कंट्री जो है अपने इकोनॉमिक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने एजेंडाज़ को प्रेफर कर रहे थे बजाय ये कि वो ग्लोबली इन्वायरमेंट का सोचें। इसके साथ साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ मेजॉरिटी में साइन कर भी रही थी एग्रीमेंट्स पे, कन्वेंशंस पे, वो फर्दर बाद में जाकर उनको अपनी कंट्रीज़ में अपने लेवल पर अप्लाई नहीं कर रही थी और उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसके मेन गोल्स ये थे कि बायोडाइवर्सिटी को कंज़र्व किया जाए और कंज़र्वेशन भी इन सीटो टाइप की जाए, यानी स्पीशीज़ को उनके नेचुरल हैबिटाट में सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए कि वो फर्दर वहाँ से माइग्रेट ना करें या उनकी डेथ ना हो। इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी के तमाम कंपोनेंट्स को सस्टेनेबल स्टेबल रखा जाए, ख्वाह वो बायोटिक कंपोनेंट्स हों या फिर एबायोटिक। इसके साथ साथ जो जेनेटिक एडवांसमेंट्स हो रही हैं उनमें जो बेनिफिट्स की शेयरिंग है वो भी इक्विटेबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे पास एडवांसमेंट्स हो रही हैं जेनेटिक लेवल पे, उन्हें बायोसेफ्टी के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहिए एनवायरनमेंट में, अदरवाइज़ उनके ड्रास्टिक इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इन तमाम फाइंडिंग्स पे इन तमाम जो बेसिकली एडवांसमेंट्स थी या कन्वेंशंस के पॉइंट्स थे, इन पे 97 कंट्रीज़ ने साइन तो किया था लेकिन अप्लाई इनको सिर्फ 3 कंट्रीज़ ने किया था। यही वजह है कि बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के 8 साल बाद भी ग्लोबल लेवल पे हमें कोई ख़ासा चेंज देखने को नहीं मिला, बल्कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस मज़ीद स्पीड से होने लगा और इसी तरह से हमारे पास जीन्स और स्पीशीज़ लॉस जो है इकोसिस्टम में देखा जाता रहा। और हमारे पास मुख्तलिफ़ जो पार्टीज़ थी जिन्होंने इस पे काम किया या इसे आगे लेकर चले, वो इसके मेन गोल को जो है वो उससे प्रोसीड नहीं कर सके। मेन गोल क्या था? इन सीटो कंज़र्वेशन करना, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ, फर्दर हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में ना रह सकी और हमारे पास जो वेजिटेशन लॉस मेनली हुआ और जिससे फिर जो वेजिटेशन के मेन रोल्स थे कि पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को रिलीज़ करना, बायोकेमिकल साइकिल्स को मेंटेन रखना, वो सब डिस्टर्ब होते रहे। अब हम देखते हैं कि फर्दर हमारे पास क्या एडवांसेस थी, इसी सीबीडी में क्या एडवांसमेंट्स इंक्लूड की गई। तो इन सीटो कंजर्वेशन जैसा कि हमने जिक्र किया इसका मेन गोल था, लेकिन इसमें बाद में क्वांटिटेटिव टारगेट्स को भी अडॉप्ट कर लिया गया ताकि हम प्रॉपर जो है इनिशिएटिव्स ले सकें और इसमें इंडिकेटर्स ऐड किए गए, इंडिकेटर्स जो कि एनालाइज करके बताएंगे कि प्रोग्रेस किस रेट पर हो रही है। कुछ हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं जैसे कि लाइकेंस वगैरह, तो वो जब एक इकोसिस्टम से एरिया से रिमूव होना शुरू होते हैं तो उसका क्या मतलब है, वो एरिया पोल्यूटेड है, रहने के काबिल नहीं है, और जहाँ उनका नंबर नॉर्मल लेवल पे रहता है तो उसका मतलब है वो एरिया जो है ठीक है, उसकी इन्वायरमेंट क्वालिटी या एटमॉस्फेरिक क्वालिटी बेहतर है। तो इस तरह से हम इंडिकेटर्स सेट किए गए, ठीक है। और इसके अलावा एक एडुकेट मैकेनिज़म्स जो है वो ऑप्ट किए गए ताकि हमारे पास शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो सके और यूनेस्को और यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज पे जो कन्वेंशन थी डेजर्टिफिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सब भी अपने लेवल पे जो है कोऑर्डिनेट कर रही थी ताकि रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और प्रोटोकॉल्स भी हुए बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के साथ साथ, जो कि थे क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इनमें भी ये बात मद्देनज़र रखी गई कि क्वांटिटेटिव गोल्स को सेट किया जाए, ठीक है। गोल सेट करते हुए जो टारगेट्स हैं वो मेजरेबल हों ताकि उनको प्रॉपर जो है मॉनिटर किया जाता रहे और फर्दर क्या हमारे पास स्टेप्स लेने चाहिए उनकी तरफ तवज्जो दी जा सके। और ड्रॉबैक्स क्या थे, वो भी बहुत सारे थे कि मेनली जिन डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए था जो कि मेन क्लाइमेट चेंज को डैमेज कर रही हैं, उसकी तरफ जो है उसकी तरफ से तवज्जो हटा ली गई और इसके साथ साथ हमारे पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को ना अपना मेन जो है तवज्जो का मरकज़ बनाया जाता रहा और अभी भी बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन प्रोटोकॉल्स की जो इफ़ेक्टिव हमें रिजल्ट्स देखने को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल सके।
इसके साथ साथ हमारे पास वैसे तो हमें प्रॉब्लम्स को कंट्रीज़ को चाहिए था कि इकोनॉमिक लेवल के साथ साथ इंडस्ट्रियल लेवल के साथ साथ इन्वायरमेंटल लेवल पर भी देखें, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी अपना मेन कंसर्न समझें। लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखने के बजाय उन्होंने अपने कंपटीशन को ज़्यादा फोकस किया कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस में इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स को कंसिडर नहीं किया गया। यही वजह है कि जो इकोनॉमिक सॉल्यूशंस थे उनके नतीजे में एनवायरनमेंट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, यानी इकोनॉमिक्स को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती रही लेकिन एनवायरनमेंट को बग़ैर ख़ातिर में लाए। इसके अलावा जो हमारे मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो यही है कि हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, उनको हम कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हैं और वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। और इनके यूजेज के साथ साथ जो हम इनकी प्योरीफाई करने के लिए इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, उनसे जो एफरेंट्स रिलीज़ होते हैं वो भी फर्दर हमारी एनवायरनमेंट को, हमारी वेजिटेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमने उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। तो फॉरेस्ट्री सिंक्स जो हैं, फॉरेस्ट्स जो हैं वो सिंक का काम करते हैं लोकल और रीजनल लेवल पे। तो उन्हें हमें रीस्टोर करने की ज़रूरत है ताकि हमारे पास क्या हो सके, बायोडाइवर्सिटी भी इससे प्रोटेक्ट होगी, वाइल्ड लाइफ भी, और भी बहुत से हमारे पास सॉइल एरोजन से बचेगी, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स अपनी असल हालत में मेंटेन रहेंगे। तमाम चीज़ें जो आपस में लिंक्ड हैं, तो हमें इस लेवल पे वेजिटेशन कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए। चाहे हमारा इकोनॉमिक सेक्टर थोड़ा अफेक्ट भी हो, लेकिन एनवायरनमेंट वो है जिसमें हम मेनली डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसकी प्रोटेक्शन हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अब साइनर्जीज़ की जो हमने बात की थी, तो वो अगर नहीं है, मतलब एक मेन गोल पे या मेन एडवांसमेंट्स में, मेन पॉइंट्स पे अगर कॉर्पोरेशंस, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी नहीं हो रही, तो हमें खुद से साइनर्जीज़ क्रिएट करनी चाहिए। इससे क्या होगा हमारे पास कि हमें एज अ रिज़ल्ट इफ़ेक्टिव जो है चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये साइनर्जीज़ जो कन्वेंशंस थी उनमें क्या थी, नॉन एग्जिस्टेंट थी। अब न्यू इनपुट्स क्या ऐड इन किए गए बायोस्फीयर को, एनवायरनमेंट को सेव रखने के लिए, सेव करने के लिए ह्यूमन इम्पैक्ट से, वो ये थे कि हम सोशल और इकोनॉमिक के साथ साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी क्या करें, अपनी कंसिडरेशन में लाएं। सेकेंडली ये कि हम स्ट्रैटेजीज़ इस तरह की अडॉप्ट करें जिसमें हमारे पास क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव गोल्स भी रखे जाएं, जिनको फिर हमें चेक करना आसान हो। इसके साथ साथ हमारे पास इंडिपेंडेंटली भी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के कामों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी ऐसे एक्शंस होने चाहिए कि वो नेशनली भी और इंटरनेशनली भी एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करें। इसको एक अहम जो है टॉपिक समझें, एक अहम अपना सब्जेक्ट बनाएं। और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस बनाई जाएँ एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, और जो कन्वेंशंस बनाई जाएँ वो साइनर्जिस्टिक वे में बनाई जाएँ ताकि इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलें, हमारी रिसोर्सेज प्रोटेक्ट हो सकें। और जो हमने बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स पे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो उसके बजाय अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जाया जाए, जैसे कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें हम विंड एनर्जी, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी जिसे हम कहते हैं, उसे यूटिलाइज़ करें अपनी एनर्जी जनरेशन के लिए, हाइड्रोथर्मल हाइड्रोथर्मल एनर्जी जनरेट करें। और इसके साथ साथ हमारे पास इंटरनेशनल मीटिंग्स होनी चाहिए जिसमें हमारी कंट्रीज़ को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, एग्री करना चाहिए मेन पॉइंट्स पे, और फिर अपनी कंट्रीज़ में उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए एफिशिएंट पब्लिक पॉलिसी की मदद से। और इसके साथ साथ लोगों को एजुकेशन के ज़रिए से भी अवेयर करना चाहिए ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को अपना मेन कंसर्न समझें और इसे क्लीन एंड ग्रीन रखने की कोशिश करें। और इस इंसेंटिव को प्रमोट करना चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करें वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और क्लीन हो। That's it for this video. Hope you have understand this topic well. Stay tuned for more informative stuff and stay blessed.